तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 15.3 तक. I have explained you the chapter up to this, and these two questions were also covered. I explained these questions also. Now today we will start with the next part. Next is how do our activities affect the environment. जो हम काम करते हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है. वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ह्यूमन बींग्स. चेंजेस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस. जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसका हम पे असर होता है और जो हम कुछ करते हैं उसका एनवायरनमेंट पे असर होता है. देखो जैसे मैंने कहा कि चेंजेस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट अस, जैसे धूप होती है या बारिश होती है या सर्दी होती है उसका हम पे असर होता है ना. इसी तरह जैसे एनवायरनमेंट का हम पे असर होता है हमारी एक्टिविटीज़ का भी एनवायरनमेंट पे असर होता है. वो कैसे? जैसे मान लो हम नदी में गंदा पानी फेंक देते हैं या तेल फेंक देते हैं या नदी के पास हम कपड़े धोते हैं तो एनवायरनमेंट ख़राब हो गया ना. इसी तरह हम धुआं अंगीठी चलाते हैं, जहाँ कोई ब्रिक किल्स जहाँ पे ब्रिक्स बनती है वहाँ से धुआं निकलता है. मान लो वो धुआं को अगर अच्छी तरह साफ़ नहीं किया जाता तो उसका भी एनवायरनमेंट पे असर है. तो इसका मतलब हमारी एक्टिविटीज़ का भी एनवायरनमेंट पे असर है और एनवायरनमेंट का भी हम पे असर है. वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ आवर एक्टिविटीज़ पोल्यूट द एनवायरनमेंट. In this chapter we shall be looking at two of the environmental problems in detail, that is depletion of ozone layer and waste disposal. तो इसमें हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में. अब जैसे से आगे आता है मैं वैसे आपको बताता हूँ. ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड. ओजोन लेयर कैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है. देखो हमारी धरती के इर्द गिर्द ओजोन की लेयर है. ओजोन की एक लेयर जो है एनवायरनमेंट में वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है अल्ट्रावायलेट लाइट से. अगर ओजोन की लेयर नहीं ना होगी तो अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो हैं वो धरती में एंटर कर जाएंगी और उससे हमारी स्किन पे कई रैशेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज हो सकती हैं. तो ओजोन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. अब अगर एनवायरनमेंट को हम ख़राब करेंगे, मान लो धुआं ज़्यादा छोड़ते हैं, जब वैसे एनवायरनमेंट ख़राब होता है तो ओजोन की लेयर जो है उसके बीच में होल होता जाएगा. एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी और अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो धरती में एंटर कर जाएंगी और उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे. ओजोन इज़ ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन का फार्मूला होता है O3. इसका मतलब इसमें 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के. जैसे ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2. ठीक है. ओजोन का फार्मूला होता है O3. तो ऑक्सीजन में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में और ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के. ठीक है. while O2 which we normally refer to as oxygen is essential for aerobic forms of life. ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है. ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन. जबकि ओजोन जो है वो बहुत ही खतरनाक गैस है. हाउएवर इट इज़ एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन फॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन. लेकिन ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव भी है. अदरवाइज इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट, जिसको हम यूवी बोलते हैं, रेडिएशन फ्रॉम द सन. दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हमारे लिए बहुत डैमेज कर सकती हैं. तो ओजोन जो है हमें अल्ट्रावायलेट से बचाती है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नोन टू कॉज अ स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर भी हो सकता है. ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. The higher molecule of ultraviolet radiation split apart from molecular oxygen into free oxygen atom. These atoms then combine with molecular ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन. और अब ओजोन कैसे बनती है?
ऑक्सीजन जो है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की कॉन्टैक्ट में आती है तो वो स्प्लिट हो जाती है ऑक्सीजन के एटम्स में। अब एक जो ऑक्सीजन का एटम है वो इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाता है। देखो ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दोनों कंबाइन करके ओजोन बनाते हैं। तो इस तरह ओजोन बनती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। 1980 में ओजोन कम होती गई एटमॉस्फेयर में। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब रेफ्रिजरेटर ज़्यादा यूज होते गए, रेफ्रिजरेटर से एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनसे भी ये केमिकल निकलता है। तो जब ये केमिकल हवा में जाते हैं, ठीक है, तो ये ओजोन को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए ओजोन ख़त्म होती गई 1980 से, क्योंकि 1980 के बाद ये जो मतलब जो है क्या उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट और फायर एक्सटिंग्विशर, इनका यूज़ होना ज़्यादा हो गया, ठीक है। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 level. It is now mandatory for all manufacturing companies to make CFC free refrigerant throughout the world. आजकल गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो भी रेफ्रिजरेटर बनने हैं उसमें CFC नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो आते हैं ना, आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा जिसमें 3 स्टार 5 स्टार वाले आते हैं, तो वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। एक्टिविटी 15.4 फाइंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट विच केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अब ओजोन की खत्म होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक तो हमने बता दिया आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फाइंड आउट इफ द रेगुलेशंस पुट इन प्लेस टू कंट्रोल द emission ऑफ these केमिकल्स हैव सक्सीडेड इन reducing the damage to the ozone layer. Has the size of hole of the ozone layer changed in recent year? तो क्या बैन लगाने से, ऐसे रेफ्रिजरेटर पे बैन लगाने से कोई फ़ायदा हुआ है? भाई फ़ायदा तो पक्का ही हुआ होगा। जब ऐसे रेफ्रिजरेटर पे बैन लग गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ करते हैं, ऐसे रेफ्रिजरेटर ना बनाओ। अगर बैन ना लगता तो ज़्यादा रेफ्रिजरेटर वहीं बनते जाने थे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा होती जानी थी। तो जो ओजोन है उसका जल्दी मतलब उसमें होल बन जाना था, हमें नुकसान ज़्यादा होना था। तो वी आर टेकिंग some protective efforts also.